हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो अभी तक हमने विज्ञान में कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय है धातु एवं धातु कर्म, उसमें हमने धातुओं के बारे में पढ़ लिया। धातु कर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। धातु कर्म का स्टेप्स चल रहा था, जिसमें से हमने धातुओं का सांद्रण पढ़ लिया था और धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे धातुओं का शोधन कैसे करते हैं। तो धातुओं का शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो जो अपचयन से हमने निष्कर्षण में क्या पढ़ा था, कोई भी जो धातु है उसका अपचयन करते थे, सल्फाइड में रहता था या फिर कार्बोनेट के रूप में रहता था, उसको पहले ऑक्साइड में बदलते थे। ऑक्साइड में बदलने के बाद उसको फिर से तोड़ करके अलग करते थे। तो अलग करने के बाद भी धातु में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धि रह जाती थी, ठीक है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमारा जो तीसरा स्टेप था क्या था, धातुओं का शोधन। इस स्टेप के बाद धातु क्या है, कम से कम 90 to 95% तक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो अपचयन से प्राप्त धातु में अशुद्धियाँ होती है। इस धातु को अशुद्ध या परिष्कृत धातु कहते हैं। धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु शोधन या धातु परिष्करण कहलाती है, ठीक है। तो धातु को अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारा धातु का शोधन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो धातु शोधन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें से हमारा जो पहला विधि क्या है, भौतिक विधि, ये, ठीक है। तो भौतिक विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत मुख्यतः द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो दो चीज़ों के द्वारा भौतिक विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या हमारा द्रवण, द्रवण मतलब कि लिक्विफिकेशन। तो होता क्या है लिक्विफिकेशन, तो जैसे कि ऐसे धातु जिसका गलनांक कम होता है, जो जल्दी बहुत जल्दी पिघल जाता है, थोड़ा सा गर्म करेंगे और पिघल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे धातुओं को हम लोग क्या करते हैं, इस विधि द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, शीघ्र पिघलने वाले धातु जैसे कि टीन है, लेड है, ये सब क्या करता है, इसको हम लोग ढलान वाले, जैसे कि परावर्तक सतह पर ऐसे ढलान वाले इस जगह पर रखेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे ढलान वाली जगह में रखेंगे, इधर से गर्म करेंगे, तो यहाँ जैसे ही रहेगा, ठीक है, तो जल्दी पिघल जाएगा। पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, द्रव बन के नीचे उतर जाएगा। जबकि इसके साथ जो अशुद्धियाँ रहेगी वो जल्दी नहीं पिघलेती, ठीक है। जल्दी नहीं पिघलती तो क्या हो जाती है, अशुद्धियाँ यहीं पे रह जाती है, और जो अपना जो धातु है वो नीचे पिघल करके नीचे बह जाता है, और नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन है, लेड है, आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है, धातु पिघल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियाँ वहीं रह जाती हैं। दूसरा हमारा है जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, इसमें एक छड़ लेते हैं, धातु जिसको शुद्ध करना है उसका एक छड़ बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है, एक छड़ है, बेलनाकार छड़ के रूप में बना लिए ना, ये वाला, ठीक है। कुछ ऐसा जो अशुद्ध धातु रहता है, जिस धातु को हमको शुद्ध करना है उसका एक छड़ बना लेंगे, और उसको सौर उष्मक के ऊपर से या उष्मक को उसके चारों ओर से गुजारेंगे। जैसे कि ये छल्ला जैसे बंद है ना, ये क्या है, बहुत ही गर्म चीज़ है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मक, वृत्ताकार उष्मक बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एकदम गर्म चीज़ रहता है। तो जैसे जैसे इधर जाते जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो अशुद्धि रहती है, अब ये इधर से होकर के ऐसे गुजरेगा, तो ये जो अपना जो अशुद्ध धातु है उसको थोड़ा सा पिघला देगा। ज़्यादा गर्मी मिलती है तो पिघल जाता है, ठीक है। तो पिघलाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास का जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा लिक्विड हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो अशुद्धि है वो, अब आप बताइए, नमक जो है वो
बर्फ़ में जल्दी घुलेगा कि पानी में जल्दी घुलेगा? एब्सोल्युटली बात है कि ये पानी में ही जल्दी घुलेगा, मतलब कि द्रव में जल्दी घुलता है कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो ये पिघलेगा तो अशुद्धि क्या है, जो पिघला है उसी की तरफ जाएगा ना, उसी की तरफ घुलने की कोशिश करेगा। तो ये इसी तरह से कार्य करता है। यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, उसमें पिघला तो अशुद्धि उसमें मिल गया, फिर आगे बढ़ाए धीरे से तो फिर आगे जा कर के उसका जो अशुद्धि उसमें मिल गया। तो वैसे जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या पिघला हुआ जगह है, ठीक है। तो यहाँ से जो अशुद्धि है वो यहाँ पे आके मिल जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है इधर, ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो ये जो अशुद्धि है वो उसी में जो पिघला हुआ उसी में मिलते 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 लास्ट में जाता है और यहाँ पर पूरा इकट्ठा हो जाता है। जो भी अशुद्धि है ना वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्य करता है। तो इसी को इसमें दिया गया है, क्या दिया है कि धातु में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। तो जोन शोधन किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि अशुद्धियाँ जो है वो धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलय होती है, ठीक है। जो अशुद्धियाँ जो है वो ठोस की अपेक्षा, अब ठोस में थोड़ी कोई चीज़ घुलेगा, द्रव अवस्था में ही घुलेगा ना कोई भी चीज़। तो उसको जब हम लोग पिघलता है तो उसमें जा कर के अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो इस विधि से जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन धातुओं को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके सिरे को एक वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं। तो जैसे ये खिसका रहा है, ये वृत्ताकार ऊष्मक हुआ, इसको धीरे 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 करके खिसकाते जाते हैं। ये बहुत गर्म रहता है, जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ धातु को क्या कर जाता है, पिघलाते जाता है। जैसे ये पिघलता है, अशुद्धियाँ इसमें जाके मिल जाती है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर अशुद्धि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके इधर तक लास्ट तक पहुँचता है, ठीक है। तो द्रव ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे तक बढ़ता है। अब जैसे यहाँ से निकल गया तो यहाँ ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा फिर से, ठीक है। लेकिन अशुद्धियाँ क्या है, ये पिघली हुई चीज़ है, उसके साथ जा कर के आगे बढ़ती जाती है ऐसे। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्धि युक्त दूसरे सिरे को काट कर पृथक कर दिया जाता है। तो लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत अशुद्धि बचेगा, उसको क्या कर दिया जाता है, काट करके अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जोन शोधन वाला जो प्रक्रिया है वो काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आप लोग को। दूसरा है हमारा रासायनिक विधियाँ। पहला भौतिक विधि था, दूसरा रासायनिक विधि। तो कुछ धातुओं का रासायनिक विधि द्वारा भी शोधन किया जाता है, ठीक है। रासायनिक विधि द्वारा मतलब किसी से रिएक्शन करा के, किसी से अभिक्रिया करा के उनका शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि आप लोग जानते हो, इस तरह से दो छड़ रहता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, दोनों को आपस में बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्युत प्रवाहित किया जाता है। ये वाला पढ़े हो ना। तो अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जिस धातु का अपन प्राप्त करना है, ठीक है, उसी का एक लवण इसमें डालेंगे। जैसे कि कापर है तो कापर सल्फेट का विलयन इसमें रहेगा। एक रहेगा अशुद्ध छड़, मतलब कि कापर जो अशुद्ध रहेगा उसका रहेगा छड़, और एक शुद्ध रहेगा उसका रहेगा छड़। Cu एक शुद्ध रहेगा और एक Cu जो है वो अशुद्ध रहेगा। तो इसमें दिया है अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ है वो धन, तो ये मान लो कि अशुद्ध है तो धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, पतली, ठीक है। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, अशुद्ध धातु से निकल करके शुद्ध धातु में वो जमा होते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको शुद्ध धातु क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो कैसे होता है इसमें, जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धन आयन या धातु आयन जो भी है ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर क्या हो जाती है, धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें अगर चित्र को मैं नहीं ले पाया हूँ,
यहीं बना के दिखा देता हूँ। तो मान लो कि ये अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु का ये क्षण है, और ये हमारा शुद्ध धातु का क्षण है। ठीक है, अशुद्ध धन है, शुद्ध ऋण है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इसमें अब ये विद्युत अपघट्य अंदर में जो भरा हुआ है वो क्या है, विद्युत अपघट्य का लवण है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जो धन से अशुद्ध धातु का जो बोल सकते हैं अपन आयन है, ठीक है, Cu, मान लो कि Cu है, कॉपर है, ये भी Cu है, तो ये क्या होता है, यहाँ से निकल करके इसमें जाएगा, इसमें जमा होते जाएगा माइनस में। ठीक है, अपचयित हो जाता है। तो इसमें से जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। ठीक है, जो धन है उसको एनोड बोले, इसको बोलते हैं कैथोड। तो इसमें से क्या होता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ से निकल करके विद्युत अपघट्य में मिलते जाएगा, ये इसका जो आयन है वो इसमें मिलते जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मिलने के बाद ये किसमें इकट्ठा होते जाएगा, जो शुद्ध जो क्षण है ना, जो माइनस कैथोड है, उसमें जा कर के क्या होते जाएगा, ये मिलते जाएगा, और इसका जो अशुद्धि है वो नीचे में यहाँ पे इकट्ठे होते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कीचड़, मड, या एनोड का पंख, एनोड पंख या एनोड कीचड़। ठीक है, अशुद्धि है ना, अशुद्धि है तो इसको कीचड़ हो गया ये, तो इसको क्या बोल देते हैं, एनोड पंख या मड। तो इस विधि से हम लोग क्रोमियम है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, ये धातुओं का क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल के इसमें आएगा पहले विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य से फिर किस में जाएगा, कैथोड में जाएगा। तो ये धीरे धीरे पतला होते जाएगा, कुछ समय बाद पूरा पतला हो जाता है और अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये हमारा हो गया दोनों, पूरा जो आपका धातु कर्म है वो हो गया। तो इसमें यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हमारा शुरू में क्या था, अयस्क था, अयस्क से हम लोग क्या किया, पहले सांद्रण किए, फिर उसका निष्कर्षण किए। निष्कर्षण के लिए भी अलग अलग विधियाँ थी। उच्च क्रियाशील धातुएं, उनका अलग निष्कर्षण किया जाता है, मध्यम क्रियाशील धातुओं का अलग है और निम्न क्रियाशील धातुओं का अलग है। तो उच्च क्रियाशील धातुएं क्या होती है, गलित धातु का विद्युत अपघटन। तो इसमें बताया था आप लोग को, विद्युत अपघटन होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है उनका विद्युत अपघटन करके सीधा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, जैसा कि अभी किए हम लोग विद्युत अपघट्य। निम्न क्रियाशील धातुएं भी सल्फाइड अयस्क के रूप में रहता है, तो उसका क्या कर लिया जाता है, पहले भर्जन कर लिया। सल्फाइड अयस्क जब भी रहेगा तो भर्जन करते हैं, मैं बताया था, और कार्बोनेट रहता है तो निस्तापन। तो फिर भर्जन के बाद धातु प्राप्त होता है, धातु को फिर से क्या कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, परिष्करण अभी पढ़े ना वो। और मध्यम क्रियाशील धातुएं तो दो रूप में रहती है मध्यम क्रियाशील धातुएं, एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहती है या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में रहती है। तो कार्बोनेट अयस्क का किस रूप में, निस्तापन किया जाता है पहले। निस्तापन मतलब कि वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में उसको गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जबकि सल्फाइड अयस्क में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसको गलनांक से कम ताप पर। ठीक है, फिर क्या बन जाता है, हमारा ऑक्साइड बन जाता है। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर धातु का अपचयन किया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चलिए अब देखते हैं लोहे का कैसे हम लोग क्या करते हैं, धातु कर्म के द्वारा लोहे में लोहे को कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं लोहा को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो लोहा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दिया है कि लोहा जो है मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। आप सभी जानते हैं पुराने ज़माने से लोहे का उपयोग होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो लोहा युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। ठीक है, तो लोहा एक क्या है, सक्रिय धातु है तथा यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये अकेला नहीं पाया जाता, ये किसी न किसी चीज़ के साथ यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो लोहे के जो प्रमुख अयस्क हैं वो हैं वो हेमेटाइट Fe2O3, पहले ही बता दिया था मैंने, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2 इत्यादि। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। तो लोहे का धातु कर्म कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का जो प्रमुख अयस्क है वो है हेमेटाइट है Fe2O3।
अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूट लेते हैं। पहले ही आप लोग को पहला स्टेप हमारा क्या है, पहले तो अयस्क को पीस लेते हैं कूट करके। पीसने के बाद उसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जो हेमेटाइट है उसका सांद्रण किया जाता है। ठीक है, फिर सांद्रण के पश्चात जो अयस्क का क्या करते हैं हम लोग, भर्जन करते हैं। लोग जानते हो भर्जन किस में किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाती है। तो जब हम लोग उसको भर्जन करते हैं तो ये क्या हो जाती है, वाष्पशील बनकर दूर हो जाती है। और अयस्क क्या हो जाता है, रंध्रमय हो जाता है। रंध्र मतलब कि थोड़ा थोड़ा छोटा उसमें क्या आ जाता है, छिद्र हो जाता है। छिद्र होता है तो क्या हो जाता है, उससे उसका जो अपघटन है वो क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ये जो आर्सेनिक है ये 2As ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उड़ जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड बना के। ठीक है, वैसे ही सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 बना करके उड़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक वात्या भट्टी है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो अयस्क में मुख्यतः किसकी अशुद्धि रहती है, रेत की अशुद्धि रहती है, क्योंकि वो खदान से निकला हुआ रहता है ना, तो उसमें रेत और कंकड़ की अशुद्धि तो रहेगी, जिसे प्रगलन के समय चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से क्या कर लिया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, प्रगलन मतलब कि वात्या भट्टी में जब डालते हैं, ये वात्या भट्टी अभी दिखाया था, आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन कोई भी हो सकता है, कोक या एंथ्रेसाइड कोयले का एक प्रकार है, आप लोग जानते हो, द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक तापमान लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और अगर ये प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा देर बाद रुक के करते जाएं, ठीक है, एक स्टेप हो गया, फिर अब रुक जाते हैं, फिर करेंगे, ऐसा करके करते जाएंगे। अगर लगातार नहीं करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा उसमें क्या करना पड़ेगा, हानि सहना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, एक बड़ी वात्या भट्टी में, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है, उसमें लगातार हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो BSP में जो चलते रहता है ना, वो हमेशा 24 घंटे चलते रहता है। ठीक है, 7 दिन 24 घंटे ये चलते रहता है। ठीक है, तब जाके हमको क्या प्राप्त होता है, लोहा। तो ये प्रोसेस होता कैसे उसको देखते हैं। तो वात्या भट्टी क्या होता है, एक इस्पात मतलब स्टील की बनी एक बेलनाकार भट्टी होती है। ये दिख रहा है ना, ये अंदर का पार्ट है, इस कारण से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है, एक बेलनाकार क्या होता है, एक भट्टी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अग्निशः ईंटें, ये जो है ना अंदर में, ये जो अंदर का जो भाग है, ये इस पर किसका क्या चीज़ बना रहता है, इसमें ईंटें लगी रहती है। ईंटें ऐसी लगी रहती है जो बहुत अधिक गर्मी को सह सके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अग्निशः ईंटें कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, अग्निशः ईंटों का परत लगा रहता है आंतरिक भाग में। ठीक है, बीच के चौड़े स्थान पर नलियाँ होती है, जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा लगभग 700 से 800 डिग्री भेजी जाती है। तो ये बीच में यहाँ पर नलियाँ लगी हैं ये, और ये यहाँ से गर्म हवा अंदर की ओर भेजी जाती है। लगभग 700 से 800 डिग्री का जो गर्म हवा वो लगातार भेजे जाते रहते हैं। ठीक है, जिससे अंदर का जो तापमान है वो क्या रहता है, गर्म बना रहता है। भट्टी के ऊपरी सिरे से अभिक्रिया से में बनी गैसें निकलने का मार्ग होता है। निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं, जिनमें से ऊपरी छिद्र से धातुमल तथा निचले छिद्र से पिघली हुई धातु निकाली जाती है। तो ये जो ऊपर है, ठीक है, ये इधर जा रहा है ना, इधर से और इधर से जो एक्स्ट्रा गैसें हैं या जो व्यर्थ गैसें हैं जिसका हमको काम नहीं है, वो गैसें ऊपर से निकलती रहती है। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो लाइन दिया रहता है, नीचे भी छिद्र रहता है, तो यहाँ से हम लोग अशुद्धि को निकाल लेते हैं ऊपर वाले भाग से, और नीचे वाले भाग से पिघला हुआ लोहा हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। भर्जित अयस्क को, अब जो अयस्क हम भर्जन करके लाए रहते हैं, ठीक है, उसको चूना पत्थर और कोक के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, और वात्या भट्टी में, तो यहाँ से ऊपर से इसको डालते हैं। ठीक है, वात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है, यहाँ से भर्जित अयस्क है, उसके साथ चूना पत्थर और कोक मतलब होता है कार्बन, और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है, इधर से गर्म हवा इधर से भेजते हैं। तो वात्या भट्टी में क्या होता है, तापमान तो एक समान रहता नहीं है। तो जैसे जैसे अयस्क जो है वो चूना पत्थर और कोक के साथ नीचे की ओर जाता है, तो उसको विभिन्न अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तापमान के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 400 से 900 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ से 900 से 1200, और लास्ट में 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक अलग अलग तापमान से उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। तो नीचे जाते जाते तो क्या क्या अभिक्रियाएं होती है उसको
यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो कोक है, ऑक्सीजन है। कोक जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये C+O2 क्या बना लिया हमारा, CO2। और ये जो CO2 है कुछ मात्रा में कोक और बचा रहता है, उससे क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है फिर से, ठीक है। और फिर कुछ मात्रा में और कोक जो बच जाता है, क्योंकि कोक बहुत ज़्यादा मात्रा में डला रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फिर से क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जब बनाते जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, ये सब चीज़ साथ क्रिया करके क्या होता है, भट्टी में जो उच्च ताप है 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक ये बना रहता है, अंदर में तापमान को बना करके रखते रहते हैं ये सब चीज़, ठीक है। ये गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो गर्म गैसें हैं, तो इसको बाहर भी जाने नहीं दिया जाता, इसको अंदर में ही रखा रहता है, रखा जाता है, ठीक है। जब लास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तब जाके इसको क्या बाहर छोड़ा जाता है। तो ऑक्साइड गैस का जो है, ऑक्साइड गैस का मतलब कि हेमेटाइट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना था ना ये, और ये इससे क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, Fe2O3+3CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लिया हमारा, आयरन बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जिससे कि अंदर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगला स्टेप देखते हैं। तो इस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, भट्टी का जो ताप है वो क्या होता है, उच्च बना रहता है, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, ऊष्मा छेपी है, तो ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जिससे अंदर का जो तापमान है वो क्या रहता है, बढ़ जाता है, बना रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, क्यों, क्योंकि वो अंदर में क्या करता है, तापमान को बना करके रखा रहता है, इसलिए भट्टी में पुनः भेज दिया जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से कोक से क्रिया करती है और फिर से वही प्रक्रिया चलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से क्रिया करता है, इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। कुछ मात्रा में हेमेटाइट जो है वो कोक के साथ भी क्रिया करता है, ये C के साथ किया है ना कभी क्रिया, और इसके साथ भी अभी क्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन बना लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब भट्टी में जो उच्च ताप है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर, चूना पत्थर क्या होता है, विघटित होता है। विघटित होता है मतलब टूटता है, और वह क्या बना लेता है, अनबूझा चूना। अनबूझा चूना मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा लेता है, ये ऊष्मा सोख लेता है, इसलिए इसमें ज़्यादा चूना पत्थर नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा को सोख लेता है, तो हमको और ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा ना भाई। तो अधिक मात्रा में उपयोग से क्या हो जाता है, इस ऊष्मा की हानि होती है। तो इस अभिक्रिया में जो जो अनबूझा चूना बना रहता है, ठीक है, वो जो अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अयस्क की में जो भी अशुद्धि है, ठीक है, अशुद्धि जैसे कि जो रेत है, रेत बताया था ना, सिलिका, उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, गालक कहते हैं। गालक मतलब फ्लक्स, गलाता है वो। तो ये क्या करता है, सिलिका के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, धातु मल बोल देते हैं। धातु की अशुद्धियाँ हैं ना, मल है वो, स्लेग, ठीक है। तो कैसे होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, धातु मल में परिवर्तित हो जाता है, जो नीचे में तली में जा कर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब भट्टी का तापमान क्या है, 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण लोहा और कैल्शियम सिलिकेट पिघला हुआ अवस्था में ही रहता है, ठीक है। और दोनों का जो घनत्व है, घनत्व मतलब कि लोहे का घनत्व ज़्यादा रहता है और अशुद्धि का घनत्व थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके कारण दोनों के बीच में एक परत बन जाता है, जिसको अलग अलग समय में निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से धातु मल निकल जाता है ऊपर से, और नीचे से पिघला हुआ लोहा निकल जाता है। तो इस तरह से हमको शुद्ध लोहा यहाँ से पिघला हुआ प्राप्त हो जाता है। तो वात्या भट्टी से प्राप्त इस लोहे में काफ़ी मात्रा में क्या मिला होता है, कार्बन मिला होता है, जिसे क्या कहते हैं, कच्चा लोहा या पिग आयरन भी कहा जाता है। तो इसे फिर अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है बाद में, जो आप लोग को बताया था ना, शोधन, उसके द्वारा फिर भिन्न भिन्न लोहे के ग्रेड लोहे का निर्माण किया जाता है। जैसे कि ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा आप लोग सुने हो, तो वो अलग अलग कार्बन की मात्रा के आधार पर उसका ग्रेड तय होता है, ठीक है। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ का जो धातु शिल्प है उसमें भी क्या है, धातुओं का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो कैसे है, तो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्पकला में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में भी क्या होता था, लौह युक्त पत्थरों को तोड़कर कोयले के साथ मिलाकर
छाना भट्टी में गलाकर लोहा बनाया जाता था। पुराने ज़माने में भी ये चलता था, जब वात्या भट्टी नहीं था तब। आज भी कहीं कहीं विशेष प्रकार के पत्थर से लोहा निकालकर कलाकृतियाँ बनाने का कार्य किया जाता है। देखते भी होगे आप लोग के गांव वगैरह में आते हैं या लोहार लोग जो बनाते हैं, ये सब यही कलाकृति ही हैं। अधिकांशतः अब बाजार से ही लोहा खरीदकर एवं कटिंग कर भट्टी में गर्म किया जाता है तथा उससे घर में उपयोग आने वाली तथा सजावटी वस्तुएं जैसे छुरी है, चिमटा है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, कजरौती के लिए दीप स्तंभ, घोड़ा हो गया, हिरण हो गया, फूलदान हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है। बस्तर का जो लौह शिल्प है उसमें देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक रूप से जो कलाकृतियाँ हैं उनका भी निर्माण किया जाता है। ठीक है। लौह शिल्प से दरवाजे, खिड़कियाँ, झूले ये भी बनाए जाते हैं। वेल्डिंग वाले दुकान तो आप लोग देखे ही होंगे। इसके अलावा जो ढोकरा शिल्प में, ढोकरा भी एक प्रकार का शिल्प है, कला है। तो इसमें क्या होता है, शिल्पी द्वारा कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है तथा इसे भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डाली जाती है, सांचा बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है। पीतल मोम का स्थान ले लेता है और उस पर आकृति तैयार हो जाती है। मतलब सांचा बनाया जाता है मोम का, उसमें जब पीतल का जो है उसको गला करके डाला जाता है तो उसकी आकृति को ले लेता है ठंडा होने के बाद। इससे क्या होता है, देवी देवता जो हाथी है, घोड़े हैं, बैल है आदि सजावटी सामान तैयार किया जाता है। ठीक है। ढोकरा शिल्प जो है वो रायगढ़ है, कोंडागांव है, बस्तर है, इन क्षेत्रों में क्या हुआ करते हैं, इसका तैयार करते हैं। इससे गौर का सिंह, ये जो दिख रहा है ये गौर का सिंह है, मुकुट हो गया, दरवाजे हो गया, दरवाजे के हैंडल हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, सांचे के द्वारा। तो ये सब के रूप में छत्तीसगढ़ में भी ये धातु शिल्प का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण मतलब कोरोजन, जो जंग लगता है वो। तो हम जानते हैं कि क्या क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है और उनके यौगिकों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो जब पढ़ भी चुके हो आप लोग। यह क्रिया क्या कहलाता है, संक्षारण। मतलब कि नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करना ही क्या कहलाता है और यौगिक में परिवर्तित हो जाना संक्षारण कहलाता है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जंग लगना कहते हैं या रस्टिंग भी कहते हैं। यहाँ हम जंग लगने की प्रक्रिया तथा उनसे बचने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जंग लगने को पहले नियंत्रित कैसे करेंगे उसको पहले देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हवा और पानी की उपस्थिति में लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है। इसलिए अधिकांश जंगरोधी विधियों में धातु का हवा और पानी से संपर्क रोका जाता है ना, पेंट कर दिया जाता है या कुछ और तरीके से किया जाता है। मतलब क्या है, धातु का किसी दूसरे चीज़ों से या वातावरण से संपर्क रोक देते हैं। अब लोहे तथा वायुमंडल के मध्य जंग रोधी परत लगाने की क्रिया क्या कहलाती है, रोधिका रक्षण कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, लोहे का जो वातावरण से संपर्क टूट जाता है। विद्युत लेपन द्वारा भी लोहे के ऊपर क्या लगाते हैं, टीन है, निकिल है, क्रोमियम है, इन धातुओं का परत चढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन आप लोग पढ़ चुके हो, विद्युत धारा प्रवाहित करके उससे कम क्रियाशील धातु को उसके ऊपर परत चढ़ा दिया जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इन दोनों उपायों में से किसी एक के चयन का आधार क्या है, तो इनका कब कब किस किस चीज़ का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कि कब हमको विद्युत लेपन करना है, कब हमको पेंट लगाना है। ये तो अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्ग रक्षण कहलाता है। मतलब अधिक सक्रिय धातु का उपयोग करके कैसे, तो आप लोगों ने गैल्वेनाइज्ड लोहे के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जिंक क्या है, लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इसलिए वह ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा मोटी परत के रूप में रहता है, अतः लोहा जंग लगने से बच जाता है। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाता है जिंक, और जिंक ही क्या कर लेता है, ऊपर क्रिया करके ऊपर में ही बना रहता है। कुछ धातुओं में जंग रोधी विलयन लगाकर भी संक्षारण से बचाव किया जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, क्षारीय क्रोमेट या क्षारीय फास्फेट विलयन का जंग रोधी विलयन के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे ही कभी कभी लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु भी बनाई जाती है, जिन पर जंग बहुत कम या नहीं लगता, जैसे स्टेनलेस स्टील है। तो ये सब क्या है, जंग लगने से
कैसे बचा सकते हैं, ये इन तरीक़ों से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जंग कैसे लगता है लोहे पर, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। तो संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। तो संक्षारण कैसे होता है? विद्युत रासायनिक जो अभिक्रिया है, ठीक है, प्लस और माइनस जहाँ जहाँ रहता है उनके द्वारा संपन्न होता है। जब धातु जैसे कि लोहा है और वायु, लोहा को हम लोग वायु और नमी के युक्त वातावरण में रखते हैं तो धातु की सतह पर क्या हो जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसके कारण जो सतह है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। कैसे व्यवहार करता है? तो मान लो कि ये क्या टोटल एरिया क्या हमारा लोहा है, तो कैसे टाइप से जंग लगेगा इसमें? तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो है वहाँ यहाँ पे आप लोग दिख रहा है जो एनोड है ये प्लस की भांति कार्य करता है और कैथोड क्या है, माइनस की भांति कार्य करता है। तो एनोड से Fe किस में बदल जाता है, टूट जाता है Fe2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाता है, यहाँ ये तीर के निशान दिख रहा है ना, ये कैथोड की ओर चला जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर चला जाता है और कैथोड पर जा कर के मुक्त, तो यहाँ पर कैथोड पर चले जाते हैं और कैथोड पर जाने के बाद ये पानी के द्वारा मिल जाता है, पानी के साथ मिल करके क्या बना लेता है, फिर ये 2OH- में बदल जाता है। ठीक है, तो इधर मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, एनोड पर Fe जो है वो Fe2+ के रूप में बदल जाता है, विलयन में चला जाता है। ठीक है, विलयन मतलब कि जो पानी रहता है उसमें, तो ये टूट जाता है तो क्या बन जाता है हमारा 2E- निकल जाता है और ये Fe2+ के रूप में चेंज हो जाता है ये। तो कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला ना, वो जल के अणुओं द्वारा क्या कर ले जाते हैं, ले लिए जाते हैं तथा OH- आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो जल है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसी जो E- है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त किया है, उसके साथ मिलकर ये क्या बना लेता है, OH- बना देता है। और एनोड पर जो Fe2+ बचा रहता है वो आयन, वही जो आयन है वो OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, FeOH2 बना लेता है। और यही जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यही जो हमको मिला ना FeOH2, ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ और नमी पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या कहलाता है, जंग कहलाता है, रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इतने चीज़ को आप लोग को तो ध्यान में रखना ही है, याद रखना है। ठीक है, और ये चित्र भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ ये क्या है, ये टोटल ये पानी का बूंद है, ये टोटल जो है वो, और ये वायु है, तो वायु की नमी और पानी की बूंद, इसी के अंदर जो भी चीज़ क्रिया होती है वो होते रहता है। ठीक है, यहाँ से Fe तो यही जो रस्ट है, ठीक है, वो यहाँ से निकलता है। निकलने के बाद क्या हो जाता है, जो दो इलेक्ट्रॉन जो निकला है यहाँ पे, ठीक है, तो ये निकल करके यहाँ पर जाता है। यहाँ पर यही हाइड्रोजन पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, OH- बना लेता है। अब ये जो OH- है, यहाँ पे जो OH- आया ना, ये जो है Fe2+ यहाँ से आया था, इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेता है, FeOH2 बना लेता है। हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड OH2 के रूप में बदल जाता है। फिर ये हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो वातावरण की जो नमी है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और यही क्या कहलाता है हमारा जंग, जो रस्ट है ना वो कहलाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यही जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत है, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग देख लेना नोट्स में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में जाते हैं। अगला है हमारा मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को तो वैसे आप लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना क्या है, एक प्रचलित विधि है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आप
ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव एक धातु हो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, मिश्र धातु किसको बोलते हैं कि दो धातुओं का, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होना चाहिए जिसका जो मुख्य अवयव है वो क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। अधातु और धातु मिलकर भी बन सकता है, तो इसका जो मुख्य अवयव क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। इसे ठोस विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा इसको, विलयन, ठोस विलयन के रूप में। तो मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल से अनेक मिश्र धातुओं का निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है। तो मिश्र धातु बनाने का जो मुख्य कारण क्या है, धातु की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना तथा धातु के गलनांक को क्या करना, कम करना। ठीक है, मतलब जल्दी से गलेगा तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सांचे में ढाल सकते हैं या किसी दूसरे कलाकृति में बना सकते हैं, उसको कठोर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकने वाली तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए क्या करते हैं, एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु या अधातु का तत्व का निश्चित अनुपात मिलाया जाता है। बाद में इसे क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और मिश्र धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसे बनाते समय क्या करते हैं, धातुओं या अन्य तत्वों का चयन उनके विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है ताकि मिश्र धातुओं में हम वांछित गुण प्राप्त कर सकते हैं। वांछित गुण मतलब अपने हिसाब से जो भी गुण प्राप्त करने उसके हिसाब से अलग अलग धातुओं का चयन करके ये बनाया जाता है। लोहा जो है वो सर्वाधिक उपयोगी धातु है, जानते हैं आप सब, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपेक्षाकृत क्या होता है, नर्म होता है। ठीक है, थोड़ा नरम होता है। अगर शुद्ध अवस्था में उपयोग करेंगे तो ये क्या होता है, नर्म होता है। जब इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और स्टेनलेस स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन के अतिरिक्त निकिल और क्रोमियम भी मिलाया जाता है। क्रोमियम क्या करता है, लोहे को जंग से बचाता है, जिसके कारण लोहे की उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और लोहा क्या हो जाता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो स्टील का हम लोग उपयोग करते हैं, इस्पात। ये कुछ मिश्र धातु हैं और उनके परसेंटेज है और उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये भी है, तो इसको तो आप लोग नोट करके इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से और पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका मिश्र धातु, उसका कितना परसेंटेज क्या मिला रहता है, अलग अलग है कुछ, और उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये। तो ये हमने कुछ सीखा है इस पाठ में, उसके बारे में है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक के लास्ट में है। ठीक है, और यहाँ से भी आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ ख़त्म होता है मेरा। तो ये वीडियो में इतना ही करते हैं और ये पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं आप लोग को नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और अगला जो पार्ट है इस महीने का चैप्टर उसको मैं जल्दी शुरू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।